नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 11 हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका तीसरा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका आखिरी चौथा पार्ट, जिसमें प्रश्न हमारे 76 से लेकर के 100 तक हम प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से, जिसमें स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न है वो आपके गद्यांश पर आधारित आते हैं। या शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजारीकरण हो जाने के कारण जो शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से जो है वो बाहर हो चुकी है। एक और तो रुचि और उपयोगिता जो है उसके अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं जो संपन्न है उनके पास समय का जो है वो अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर भी उभरी है। पिछले वर्ष देश के करीब गरीब और जो स्कूल ना जा सकने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते हुए ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए स्वयं .gov.in ये जो वेब पोर्टल है इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। इससे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे और उन्हें किसी भी तरह का जो शुल्क है वो जो है वो नहीं देना होगा। ये जो पोर्टल है इसकी विशेषता ये है कि इससे छात्र मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सहित तमाम जो पाठ्यक्रम है उनकी पढ़ाई घर बैठे कर सकेंगे। इससे छात्रों को घर बैठे ही सर्टिफिकेट और डिग्री भी जो है वो हासिल होंगे, जो किसी भी विश्वविद्यालय में मान्य होंगे। आगे ये भी लिखा है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसके प्रति लोगों में बढ़ता उत्साह देखकर ये भी कहा जा सकता है कि भारत में इसका जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है। यही कारण है कि अब अधिकतर जो शिक्षण संस्थान है वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं। पढ़ाई का बढ़ता खर्च और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेज जो है उनका चुनाव, प्रवेश परीक्षा और फिर एक साथ मोटी फीस चुकाना युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। तो ये तो यहाँ पर लिखा है। फिर इससे थोड़ा सा अलग हटके लिखा है कि ऐसे में किसी देश की भाषा सीखना आवश्यक जो है वो हो जाता है, क्योंकि भाषा सीखने से उस देश की संस्कृति और अन्य बातें समझी जा सकती हैं। इसलिए भारत के प्रति भी रुचि बढ़ी है और हिंदी सीखने सिखाने की मांग भी जो है वो बढ़ी है। हिंदी के लिए शुभ संकेत है। प्रश्न 76 इस पर बेस्ड है कि भारत में ऑनलाइन जो शिक्षा है इसमें निरंतर रुचि बढ़ने का कौन सा इनमें से कारण जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं, तो ये कारण है। ये कारण नहीं में नहीं आएगा। महंगी होने के कारण पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है, ये भी कारण है। विश्व के अनेक देश जो हैं उनकी भारत में रुचि बढ़ रही है, ये किसी प्रकार से कारण नहीं है। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 77 प्रश्न है कि भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार जो है वो बन गया है, क्योंकि आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवती जो है उनको आकर्षित करता है। लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है, या अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उससे वंचित रह जाते हैं। तो डी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑनलाइन जो बड़ा बाजार बनता जा रहा है शिक्षा का, उसका जो रीजन है क्योंकि वो अधिकांश जो युवक हैं वो किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 78 प्रश्न आपको कह रहा है कि किसी एक भाग में अशुद्धि है, आपको अशुद्ध भाग पहचानना है और बताना है कौन सा सही होगा। कथन चार्ट दे रखे हैं कि आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। तो किसमें जो है आपका अशुद्धि है ये आपको छांटना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आंसर आज एक दूसरे को जो लिखा हुआ है इसी में ही जो है वो त्रुटि है, क्योंकि एक दूसरा जो लिखा हुआ है इसके बीच आपका संयोजक चिन्ह लगता है, जिसको हम इस टाइप से डैश बोलते हैं, तो जो कि प्रश्न में नहीं लगा है। यही आपका पहले वाले में है, यानी कि डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 है कि उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और जो शिक्षा शब्द है ये जो है वो है, आपको बताना है तद्भव आगत है, आगत तत्सम है, तद्भव तत्सम है या तत्सम तद्भव है। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आगत और तत्सम, बी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। ऑनलाइन ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो शब्द किसी भी विदेशी भाषा से बना होता है, किसी रूपांतरण के द्वारा जो भाषा है उसमें ग्रहण किया जाता है, उन्हीं को तो हम कहते हैं आगत शब्द। ऑनलाइन आपका आगत है और जो शिक्षा है वो आपका तत्सम है। तत्सम आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। 80 नंबर और लास्ट पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना है।
उपयोगिता में बताना है। उप और इता, उ और गिता, उप और ता और उप, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ता सबसे पहले उपसर्ग पूछा गया है, तो आपका उप जो है उपसर्ग हो जाएगा, और उपयोगिता ई करके लास्ट में आ रहा है इता करके, तो ये आपका जो है वो प्रत्यय हो जाएगा इता, तो आंसर आपका ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन। 81 से 85 तक सबसे पहला ग्राफ है। इसमें आप देखेंगे तो एक तरफ शहर दे रखे हैं, एक तरफ जनसंख्या हजार में दे रखी है, उसमें साक्षर और निरक्षर जो है उनका अनुपात दे रखा है, और साक्षर जो है उसमें स्नातक का प्रतिशत दे रखा है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? ऊपर आपका स्टेटमेंट दे रखा है, प्रश्न आपके नीचे ही है। देखते हैं इस पर क्या क्या बेस्ड आपके प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि शहर बी और डी जो है इसको मिला करके, यहाँ पर शहर आपका ये बी है, ये आपका डी है, इसको मिला करके स्नातक जनसंख्या शहर ए और ई को मिला करके, स्नातक जनसंख्या और ए और ई को जो है वो मिला करके, इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। फिर लिखा है कि स्नातक जनसंख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक या कम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बी और डी वाला निकाल लेंगे। तो बी और डी का हमने देखा कि जो मान है बी का वो 16 दे रखा है, और ये मान हजार में है, तो बी का 16,000 है, डी का 20,000 है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों ही जगह स्नातक की बात की गई है। स्नातक अगर आप देखेंगे तो जो साक्षर है इनको स्नातक आप कहेंगे, तो इनका जो रेशियो है वो 3 है, दोनों का टोटल 8 है, तो 16,000 गुणे 3/8। साथ ही साथ जो साक्षर है उसमें स्नातक का परसेंटेज 35% दे रखा है, तो इसी का 35% भी जो है आप निकालेंगे, तो कुछ इस टाइप से होगा 16,000 और गुणे 3/8 और गुणे 35%, यानी 35/100। ये आपका एक ब्रैकेट में रहेगा, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसी प्रकार डी का भी करेंगे, तो 20,000 फिर गुड़े यहाँ पर 2/5 आएगा, और गुड़े 25%, यानी गुड़े 25/100। चाहे तो आप इस 25% को एक चौथाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान पड़े। तो इस प्रकार से बी और डी का निकाल लेंगे, तो दोनों का जो टोटल है वो 4100 जो है यहाँ से निकल करके आएगा। इसी प्रकार सेम ए और ई का भी निकाल लेंगे, जो सबसे पहले और स्टार्टिंग में है, उसका भी जोड़ने पर आपका मान 7,000 आएगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था? कितने परसेंट अधिक या कम है? तो आपका प्रतिशत में पूछा गया था, ये चीज को ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कितना कम ज्यादा है, 7,000 और 4100 में, तो आपका 2900 है। 2900 का अंतर है किस पर है? 7,000 पर है, तो 2900/7,000 और गुणे में 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका 41 दशमलव करके आएगा, अप्रोक्सीमेट उसे हम 42% मान लेंगे। 82 प्रश्न है, शहर सी की जो साक्षर जनसंख्या है जो कि स्नातक नहीं है, शहर डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या से कितनी जो है वो अधिक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे करेंगे? जो जो यहाँ पर प्रश्न में आपको दे रखा है बस सेम वही चीज देखते चलेंगे। सबसे पहले सी की साक्षर जनसंख्या कह रहा है, सी जो है इसकी जो साक्षर जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या 96,000, उसमें से जो साक्षर है उसका रेशियो 2, यानी 96,000 गुणे 2/3। और फिर आगे ये कह रहा है कि जो स्नातक, साक्षर जनसंख्या तो है पर जो स्नातक नहीं है, तो साक्षर तो आप लेंगे पर यहाँ पर स्नातक नहीं है वाले का परसेंटेज निकालने के लिए इस टोटल परसेंट को 100 से आप माइनस करके, 100 से ये आपका जो लिखा है ना स्नातक नहीं है उसका मान निकल कर आ जाएगा। अब जैसे हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, वहां से एक पर्टिकुलर मान निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका शहर सी का। आगे ये भी कह रहा है डी और ई को मिला करके औसत जो जनसंख्या है उससे कितना अधिक है, तो डी और ई वाला आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो डी और ई के लिए आपको डी वाला मान लेना पड़ेगा, ई वाला मान लेना पड़ेगा, और यहाँ पर बात हो रहा है स्नातक जनसंख्या, तो सीधे सीधे आप 20,000 का 2/5 अनुपात करेंगे और 25% ले लेंगे। यहाँ पर 24 गुणे 5/8 करेंगे, और यहाँ पर 33.5% या 1/3 भी आप ले सकते हैं, यहाँ से मान निकाल लेंगे। पहले वाला जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 43,520। बाद वाला जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 7,000, और एवरेज पूछा गया है तो बटे 2, यहाँ से 3500 जो है बाद वाले का यानी डी और ई का निकल कर आएगा। पूछ रहा था इसमें कि कितना अधिक है, यानी 43,520 में से 3500 को घटा देंगे, तो आपका आंसर 40020 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम यहाँ पर केवल तरीके की बात कर रहे हैं,
क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी है। अगर इसको हम सॉल्यूशन करने लगे तो एक इसी का ही सॉल्यूशन में ही हम 2 घंटा लगा देंगे, जो मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 83 प्रश्न आपका है कि यदि शहर बी में निरक्षर जो पुरुष है उनका महिलाओं से अनुपात 3:5 दे रखा है और शहर डी में भी स्नातक पुरुष है उनका महिलाओं से अनुपात 2:3 दे रखा है, तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुष और शहर डी में स्नातक जो महिलाएं हैं उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, शहर बी में देखना होगा। शहर बी आपका ये दे रखा है, प्रश्न में कह रहा है शहर बी में जो निरक्षर पुरुष हैं उनका महिलाओं से अनुपात दे रखा है 3:5 का। आपको ये वाला रेशियो ना लेकर के जो प्रश्न में दे रखा है वो वाला रेशियो लेना होगा। तो मान आपका टोटल है 16,000, हजार में मान है, तो 16,000 गुणे 3/8 करेंगे एक बार और गुणे 5/8 एक बार करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3750 यहाँ से निकल करके आएगा। फिर इसी प्रकार डी में भी स्नातक जो पुरुष का महिलाओं से अनुपात दे रखा है ये, तो डी में देख लीजिए टोटल लोग कितने हैं, तो आपके 20,000 हैं। 20,000 में भी सेम यही करेंगे, 2/5 एक बार करेंगे और एक बार 3 बटे जो है वो। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रेशियो और जो दे रखा है ये प्रश्न में एक ही है, अलग नहीं है। जो ऊपर वाला दे रखा था 3:5, ये देखिए बी का ही दे रखा है वही, और सेम चीज 2:3 भी जो है ये इसी का ही दे रखा है। आप ये ना सोचिएगा कि प्रश्न में अलग है, वहां जो है वो अलग है। तो हम प्रश्न के इस वाले हिस्से पर थे, डी जो है इसका मान आप देखेंगे तो 20,000, और यहाँ पर प्रश्न में जो है वो बात हो रही है स्नातक पुरुष और महिलाओं का रेशियो। तो स्नातक में ये जो साक्षर वाले वो आएंगे, यानी कि गुणे 2 और बटे में 3 2 5, तो गुणे 2/5। सेम चीज यहाँ ऊपर वाले में भी करेंगे, जो यहाँ पर मैंने दोनों बता दिया था, आपको इसी के अकॉर्डिंग ही करना है। 16 जैसे दे रखा है तो 16,000 और स्नातक पुरुष महिलाओं का रेशियो पूछा गया है, यानी कि गुणे 3 और बटे में इनका 8, और बाद में इनका परसेंटेज भी आप साथ में जो है वो गुणा कर लेंगे, जो कि यहाँ पर बी के लिए परसेंटेज आपका 35% है और साथ ही साथ डी के लिए 25% है। इस टाइप से आप दोनों का मान अलग अलग निकालेंगे। तो मान पहले वाले से 3750 मैंने बताया निकल कर आएगा, दूसरा वाला जो है डी वाला उससे मान आपका 2000 निकल करके आएगा। प्रश्न में कह रहा है डी जो है इसमें स्नातक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब डी में स्नातक जो महिलाएं हैं, प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2:3 इनका रेशियो दे रखा है, तो इनके लिए स्नातक इसका मान आपको ये जो मैंने 2000 लिखा हुआ है ये पूरा अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें आपका जो रेशियो दे रखा है इसको और गुणा करेंगे, 2000 गुणे 3/5, तो यहाँ से पूरा जो मान निकल कर आएगा वो 1200 निकल करके आएगा। तो ऊपर वाले का 3750, नीचे वाले का 1200, इन दोनों में अनुपात पूछा है, दोनों का जो रेशियो है वो आपका 25:8 निकल करके आ जाएगा। पहले यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया था उससे पर्टिकुलर इसी रेशियो का ही निकलेगा, परंतु आपको प्रश्न में ये भी तो परसेंटेज के फॉर्म में लेना है, इसीलिए वो पहले वाले तरीके से ना करके आप दोबारा वाला जो मैंने बताया कि इसी पर्टिकुलर जो अनुपात दे रखा है इसका मान परसेंटेज में जिसका मान दे रखा है, जैसे हम ऊपर प्रश्न को कर रहे थे उसको करते हुए इस प्रश्न को करेंगे। 84 प्रश्न है कि शहर डी की निरक्षर जनसंख्या शहर सी की निरक्षर जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो डी और सी की बात हो रही है, डी और सी की बात हो रही है। तो डी में आप देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। निरक्षर उसमें से कितना रेशियो है, 3 का रेशियो है, और 3 और बटे में क्या आएगा, 3 और 2 का जोड़ 5 आएगा। तो 20,000 गुणे 3/5, कितना मान यहाँ से निकल कर आएगा, 20,000 का अगर 3/5 निकालेंगे तो 12,000 निकल करके आएगा। क्योंकि प्रश्न में जो कह रहा है वो केवल और केवल निरक्षर जो जनसंख्या है उससे ही परसेंटेज पूछा गया है, आगे इससे मतलब नहीं जोड़ा गया है प्रश्न में। तो सी वाला जो है इसमें भी सेम 96,000 का 1/3 निकाल लेंगे, क्योंकि निरक्षर के लिए अनुपात 1 है। यहाँ से मान कितना निकल कर आएगा, 3200। पहले निकल कर आया 12,000, फिर निकल कर आया 32,000, और इसका जो परसेंटेज है वो गुणे 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12/32 गुणे 100 या 1200/32, तो आंसर आपका 37.5 जो है यहाँ से आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35। प्रश्न आपका है कि शहर ए और जो बी है उसको मिलाकर साक्षर जनसंख्या शहर डी की गैर स्नातक जनसंख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ए और बी को अलग जोड़ लेना है, डी वाला अलग जोड़ लेना है, दोनों का आपस में परसेंटेज निकाल लेना है। तो डायरेक्ट ही मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आंसर आपका 89% यहाँ से निकल करके आएगा। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में जो आपका मान आएगा वो आपका 16,000 निकल कर आएगा, और बटे में आपका
18,000 निकल कर आएगा और गुणे में जो है आपका 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 89% यहाँ से आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, 88.88 समथिंग आएगा, पर अप्रॉक्स में आपका 89 हो जाएगा। 86 से 90 जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं, उनका अनुपात जो है उसको दर्शाया गया है। ये जो तालिका है, इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियां हैं, C1, C2, C3, और 3 प्रकार की बाइक भी हैं, B1, B2, B3, इनके रेशियो को दर्शाती है। साथ ही साथ DEFGH द्वारा उत्पादित जो गाड़ियां हैं उनको बाइक को मिलाकर कुल संख्या भी यहाँ पर दे रखी है। सेम एग्जैक्ट इसी टाइप का प्रश्न हम एक बार करा चुके हैं। तो एक साइड कंपनी, एक तरफ गाड़ी अनुपात बाइक का अनुपात है, C1, C2, C3, B1, B2, B3, सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन था। प्रश्न आपका है कि कंपनी जो डी है इसके द्वारा उत्पादित, कंपनी डी के द्वारा उत्पादित जो बाइक की कुल संख्या है, तो गाड़ी और बाइक का रेशियो है, तो बाइक का जो रेशियो ये है 2/3, 2:1:3। साथ ही साथ बाइक की कुल संख्या, फिर कंपनी जी द्वारा, तो टोटल जो मान है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न में ऊपर आप देखेंगे अलग अलग मान दे रखे हैं DEFGH के, और गाड़ियां और बाइक को मिलाकर कुल क्रम सा लिखा है ना, कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, फिर 2,80,000, इस टाइप से सभी मान दे रखे हैं। तो जो सबसे पहला दे रखा है वो किसका है, वो डी का ही तो है, जो कि आपका 3 लाख है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो डी का मान दे रखा है 3 लाख, इसका रेशियो निकाल लेंगे, गुणे 2 और बटे में 3। तो 3 लाख का 2/3 निकालेंगे। प्रश्न में जो आगे दे रखा है वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है कंपनी जी के द्वारा जो उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियां हैं। फिर जी आप देखेंगे, C1 प्रकार की गाड़ियां देखेंगे, और गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी और बाइक में, इसका भी रेशियो आप देखेंगे। तो जी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 40 लाख, उसमें से गाड़ी का रेशियो 3/4 होगा, 3 और बटे में 4, 3 और 1। C1, C2, C3 वाले में C1 दे रखा है, तो ये 2 लेंगे और तीनों का टोटल 2, 3, 4, 5 और एक 6/6। इसको सॉल्व करेंगे, इधर वाला पूरा जो डी का था वो सॉल्व करेंगे, जी वाला पूरा सॉल्व करेंगे, और इन दोनों का आपस में क्या पूछा गया है कि गाड़ियों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। तो आपका जो पहले मान डी वाला निकल कर आएगा वो 2 लाख निकल कर आएगा, और जो जी वाला कंपनी है इसके द्वारा जो उत्पादित है उसका जो है वो 1 लाख निकल कर आएगा। पूरा आप जीरो लगा लेंगे, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ करने का, और गुणे में 100 कर देंगे, तो परसेंटेज जो मान है वो आपका निकल करके आ जाएगा इस टाइप से। तो आंसर यहाँ से चारों में से सी वाला 200 जो है वो निकल कर आएगा, 200%। बाकी आप देखेंगे तो वही टाइप का क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा हम उसको देखेंगे, बाकी हम आपको ऐसे वर्बली बता देंगे कि दी गई 5 कंपनियां हैं, उनके द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का एवरेज पूछ लिया गया है। कुछ नहीं आपको करना है, जो C1 यहाँ पर दे रखा है मान, आपको इसका रेशियो लेना है C1 का, ये जितने भी दे रखे हैं ना इन सबका सिंगल सिंगल करके। डी में जो मान दे रखा होगा, जैसे 3 लाख दे रखा है आपका, तो 3 लाख का, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न ये भी कहा गया है कि गाड़ियों की बात की गई है, तो गाड़ी के लिए आपको इसका भी रेशियो लेना होगा, C1 के लिए इसका भी रेशियो लेना होगा, और डी का जो मान दे रखा है 3 लाख वो भी दे रखा हो, निकालना होगा, यानी उसका भी जो मान है उस सभी का, जैसे 3 लाख है तो उसका 1/3, और 3 लाख है तो उसी में ही आगे गुणे 2 और बटे में आपका 10, तीनों का जोड़, ऐसे ही सबका निकाल लेना EFGH करके पूरा। जितना मान लास्ट में जोड़ने पर आएगा वो आपका आंसर होगा, वो आंसर आपका 62,000, ये वाला आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी केवल लंबी है, बाकी तरीका आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न कि कंपनी ई और कंपनी जी दो दे रखी हैं, इनके द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 नहीं C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या H द्वारा उत्पादित जो है B1 प्रकार की बाइकों की संख्या के मध्य डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना होगा, E और G जो है इनका जो मान दे रखा होगा इनको आप जोड़ लेंगे, रेशियो जितना दे रखा होगा उसको सहित निकाल कर, फिर बाद में ये भी ध्यान रखा होगा इसमें दोनों में C3 की गाड़ियां पूछी गई हैं, फिर H जो है इसका अलग निकाल लेंगे और दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल लेंगे। आंसर आपका यहाँ पर ये 40,000 वाला आ जाएगा। प्रश्न बहुत बड़े हैं इसलिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, यदि आपको किसी में ना समझ में आए तो मेन कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या कंपनी F, G और D द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या जो है इस टाइप से
h/r का मान पूछा गया है। मेरे ख्याल से सेम यही प्रश्न h/r करके इससे पहले भी आया था। लग रहा है वही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है जो हमने देखा था एक बार। उसमें हमने एकदम डिटेल में बताया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से मिल जाएगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले के जो भी सेट हमने कराए हैं। आपको क्या करना होगा यहाँ पर, सभी कंपनियों को लेना होगा और B2 प्रकार की बाइक लेनी होगी और सभी का मान निकालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, F, G और D इनका मिलाकर निकालना होगा। C1 प्रकार भी लिखा है, गाड़ी भी लिखा है, सारी चीजें देखिए क्लियर लिखी हैं। ऊपर जो मान आएगा वो, बाद वाला जो मान आएगा वो, दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। आंसर आपका 1.15 यहाँ से आ जाएगा। ये प्रश्न मैंने आपको याद है, मुझे मैंने कराया था एकदम सेम इसी सीरियल से। लास्ट प्रश्न इस पर बेस्ड है। सभी कंपनियां जो है उनके द्वारा उत्पादित गाड़ियों की कुल संख्या, एच द्वारा, कंपनी जो एच है उसके द्वारा उत्पादित जो C3 प्रकार की गाड़ियां उनकी संख्या और कंपनी ई द्वारा उत्पादित B3 प्रकार की बाइकों की संख्या के बीच का डिफरेंस। सेम यहाँ पर भी है, आपको पहले वाला निकाल लेना है, बाद वाला निकाल लेना है, A/K का जो है मान निकल कर आ जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आंसर आपका 93:2 यहाँ पर भी आ जाएगा। 91 से 95 तक प्रश्न आपको एक बार ग्राफ में दे रखे हैं जिसमें 6 पर्वत शिखर जो है उनकी ऊंचाई दर्शाई गई। जैसे ए पर्वत शिखर है तो उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, मीटर में दे रखी है, ये भी देखिए साइड में लिखा हुआ है 8200 मीटर। बी की 6000, इस टाइप से एफ तक दर्शाई गई। अब देखते हैं इस पर क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि सभी जो शिखर है उनकी एवरेज ऊंचाई पूछ ली गई है। सभी शिखर की एवरेज ऊंचाई निकालने के लिए आपको जितनी ऊंचाई दे रखी है उन सभी को जोड़ लेना है, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देना है। नंबर टोटल 6 है, जोड़ने पर आपका आएगा 45,600, तो 45,600 बटे 6 करेंगे तो 7600 आपका आ जाएगा आंसर बी वाला। 92 प्रश्न है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अब दूसरा इसमें देखिए कौन सा है, सबसे जो ज्यादा मान है वो किसका है, इस 8800 वाले का है। और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आ रहा है, तो 8800 से कम 8600 है, 8600 वाला आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ए ऑप्शन जिसमें बी दे रखा है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। 93 कह रहा है उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर, इसकी ऊंचाई का रेशियो बताइए। उच्चतम शिखर आपका 8800 वाला है और सबसे कम किसका मान है, 6000 वाले का है। तो 8800 और 6000 का रेशियो निकाल लीजिए, तो जीरो से, डबल जीरो से दोनों में कट जाएंगे। एक तरफ 88 बचेगा, एक तरफ 60 बचेगा, फिर इसको और काट लीजिए तो 22:15 आपका आ जाएगा। 22:15 ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 94 प्रश्न, यदि दिए गए जो पर्वत शिखर हैं उनकी ऊंचाई आपको प्रश्न कह रहा है कि आरोही क्रम में जो है वो लिखी जाती है। अब यहाँ पर आरोही है मतलब छोटे से बड़ा नहीं है, नहीं छोटे से बड़ा है, अवरोही में बड़े से छोटा होता है और आरोही में उल्टा होता है। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि दिए गए जो पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई आपको आरोही क्रम में जो है वो लिखी जाती है। तो मध्य के दो जो शिखर है उनका औसत जो है वो क्या है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिए। तो प्रश्न में देख लेते हैं, आरोही क्रम में अगर देखा जाए तो इनमें सबसे जो छोटा है नंबर वो कौन सा है, 6000 है, सबसे पहले आएगा। उसके बाद 6500 का नंबर आएगा, उसके बाद 7500 का नंबर आएगा। इसी सीरियल से चलेगा आपका। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि आरोही क्रम में जब लिख देंगे तो बीच के जो दो शिखर हैं उनका आपको औसत जो है वो पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। सबसे पहले आपका 6000 आएगा, कॉमन आ लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं 6000, फिर 6500 आएगा, फिर 7500 आएगा, फिर 8200 आएगा, फिर 8600 आएगा और सबसे आखिरी में 8800 आएगा। अब इधर से तीन, लास्ट के तीन, सेंटर में देखिए इधर इधर क्या आ रहा है, तो 7500 आ रहा है और 8200 आ रहा है। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, दोनों का जोड़ एवरेज पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 7500 और 8200 जोड़ने पर आएगा 15700 और बटे में दो, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है तो एवरेज आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका आधा कितना होता है, 7850 होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न इस पर बेस्ड है कि सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम जो शिखर है उनकी ऊंचाइयों का योग बताइए। तो सबसे निम्नतम आपका कौन सा था मान, सबसे निम्नतम 6000 था, सबसे ज्यादा कौन सा था 8800 था। तो 6000 और 8800 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो मान आपका आ जाएगा 14800, पर यहाँ पर तो देखिए 14600 दे रखा है।
ऑप्शन में है ही नहीं, यानी अब आप 8,800 वाले को ना लेकर के 8,600 वाले को लेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8,600 ले लेंगे, सबसे बड़ा मान 6,000 सबसे छोटा, तब जोड़ने पर आपका 14,600 आ जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। वैसे 14,800 होता तो वो सही हो जाता। अब लास्ट हमारा ग्राफ पर बेस्ड प्रश्न है, देख लेते हैं। 96 से 100 तक आपके प्रश्न दे रखे हैं। कह रहा है किसी देश के विभिन्न वर्षों में उत्पादन को दर्शाया गया है। जैसे कि 1980 में 30, ये जो सामने बना हुआ है ग्रेन्स, या साइड में लिखा भी हुआ है देखिए फूड ग्रेन्स, ये उत्पादन दर्शाया गया है। ऐसे 1981 में, 1982 में इस टाइप से दे रखा है। इस पर बेस्ड क्या प्रश्न है, इनको जो है वो देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 1982 और 84 में खाद्यान्न के उत्पादन का योग आपको बताना है किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है। तो 1982 का मान ये दे रखा है, 1984 का मान ये दे रखा है। अब 1982 में अगर मान देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर अगर आप सामने इस टाइप से लाएंगे तो वही लगभग 20 के आसपास आपको जा रहा है। सीधे आप कह सकते हैं 20 ही मान लेंगे, क्योंकि 20 के जस्ट सामने ही है, बीच में नहीं है 20 और 30 के। तो 20 आपका मान हो जाएगा 1982 का। 1984 में मान कितना है, ये आप देखेंगे इस टाइप से सीधे लाइन जा रही है, तो ये 20 और 10 के सेंटर में आ रही है, 15 यहाँ पर मान आ जाएगा। इसका मान 20, इसका मान 15, टोटल जोड़ेंगे तो 35 आपका मान जो है वो आएगा जोड़ने पर। फिर पूछ प्रश्न में ये रहा था कि इनका जो योग है वो किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है, यानी जो 35 है वो किसके बराबर है। देखिए 30 मान जो है वो दे रखा है आपका, तो आप देखेंगे 35 ये है आपका, ये वाला जो मान है ये देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये 1981 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये देखिए 30 आ रहा है, ये भी लास्ट वाला भी 30 आ रहा है। 1981 आपका ऐसा मान है जो उनके उत्पादन के योग के बराबर है। अगला प्रश्न 1981 और 85 में खाद्यान्न के उत्पादन का अंतर कितना है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 81 ये है, 85 ये है, दोनों का डिफरेंस 81 का कितना है 35 मान है, 85 का कितना है 30 मान है। और ये जो सभी मान है ये टन में है, ये देखिए प्रश्न में लिखा है इन 1000 टन्स, तो 35,000 टन में से 30,000 टन आप घटाएंगे, क्योंकि लिखा है ना इन 1000 टन्स, इस टाइप से देखिए लिखा हुआ है इन 1000 टन, तो 35,000 टन में से 30,000 टन घटाएंगे तो आपका आंसर 5,000 टन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 98 कि 1984 से 85 तक उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 84 में उत्पादन कितना था, 84 में जो उत्पादन है वो देखिए तो आपका 20 और 10 के बीच में आ रहा है, यानी 15 हो जाएगा 84 में उत्पादन। यहाँ पर देखिए तो एकदम 30 के सामने आ रहा है, तो ये आपका उत्पादन 30, यानी पहले 15 था फिर 30 हो गया। जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितना परसेंट, टोटल 15% बढ़ा, किस पर बढ़ा 15 पर ही बढ़ा, तो 15/15 गुणे 100 करेंगे तो आपका मान जो है वो 15 कट जाएगा, तो 100% की वृद्धि हुई है। अगर आप वो सब ना निकालना चाहे तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि 15 रुपए आपके पास थे 1984 में, 85 में 30 हो गए तो जस्ट डबल हो गए, तो पूरे 100% आपके पास डबल हो गए, तो आपका 100% आंसर हो जाएगा। 99 सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका। स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 तक प्रश्न हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न कह रहा है वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिसमें खाद्यान्न जो है उनके उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम रही है। चार ऑप्शन इस टाइप से रहे हैं, तो बताइए सबसे कम आपको किसमें देखने को जो है वो मिल रही है। तो सबसे कम 1984 में देखने को मिल रही है आपको। और प्रश्न में एक और बात कही गई है, वो क्या है, उत्तरोत्तर लिखा हुआ है। कह रहा है उत्तरोत्तर मतलब दो उत्तरोत्तर वर्ष, मतलब कहने का है लगातार ऐसे कौन से दो वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्न के उत्पादन की परिवर्तन दर कम रही है। यहाँ पर तो कम है 84 पर, इसके बाद तो देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको ऐसा देखना है कि जिनमें लगातार दो कम हो, तो आपका 81 और 80, ये जो स्टार्टिंग में दे रखा है 80 और 81, 1980 और 81, इनमें आपका जो है वो सही होगा, जिनमें जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन की परिवर्तन दर जो है वो सबसे कम है। तो आंसर अगर आप देखेंगे तो ए वाला यहाँ पर 1980 81 वाला जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सब लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी
जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है सबसे न्यूनतम खाद्यान्न का उत्पादन, तो इनमें सबसे न्यूनतम खाद्यान्न का उत्पादन कौन सा है आपका? तो देखिए इनमें से सबसे न्यूनतम 1984 में आप देख रहे हैं। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे न्यूनतम खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिकतम जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन से कितना परसेंट जो है वो कम है। तो सबसे न्यूनतम 1984 में और सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो 1981 में सबसे ज़्यादा 35 तक यही गया है। दोनों का आपको परसेंटेज निकाल लेना है। तो 35 इधर, ये आपका 15, 35 माइनस 15 बटे 35 इस टाइप से करेंगे। तो 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 आपका बचेगा। इसको यहाँ चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 20 और बटे में आपका 35 और गुणे में आपका 100। जीरो से जीरो ना काटिए तो भी डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 से 5 चक्कू 20, 5 सत्ते 35, तो 400/7 आएगा। सॉल्व करेंगे आंसर आपका 57 सही 1/7 सी वाला आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। इस ये वाला हमारा जो सेट चल रहा था वो भी समाप्त हुआ। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। जो अगला सेट हम कराएंगे वहां से हमने ये प्रश्न आपके लिए लिया है। ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है हैदराबाद। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, और जो पेट के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसकी लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।